साथियों नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। अब मैंने जैसा कहा था कि आपको डेली मैं पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करने वाले साथियों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं तैयार करता हूं और डेली अपलोड करूंगा। तो आप मेरी वीडियो पर अगर बने रहेंगे लगातार, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। और मैं आपको आज समझाऊंगा कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पीजीटी में आ सकते हैं, उनकी संभावनाएं क्या हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सामने रखे हुए हैं आपके। तो स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में जूम करके आपको दिखा दूं पहले कि क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है, मैंने क्या डाला हुआ, हाउ मैनी अनपेयर्ड। ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन निकल डाई पॉजिटिव। ऑप्शन 0, 2, 4, 8 दिया रखा है, आप भी अपना दिमाग लगाइए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निकल का यहाँ पर यानी कि निकल डाई पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। यानी निकल डाई पॉजिटिव 28 होता है। अब करना क्या है, यहाँ पर आर्गन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने आर्गन लिख दिया, इस तरीके से मैंने आर्गन लिख दिया। और आर्गन लिखने के बाद आगे 3D होता है और 4s होता है। आप जानते हैं 4s 0 हो चुका होगा और 3D में 8 होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम 3D में निकालना चाहें तो आप 3D में यानी 5 ऑर्बिटल बना लें। 1 2 3 1 2 3 4 5। अब यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साथियों इसका आंसर यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। तो ये आंसर इसका मतलब, मैंने आंसर भी आगे दिया हुआ, बी ऑप्शन इसका दिया हुआ, देखिए टिक कर दिया मैंने, बी ऑप्शन इसका सही होगा। सामने बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन इसका लगा लीजिए, 2 आंसर इसका हो जाएगा। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पूरा सॉल्व करके आपको इस तरीके से दिखा दिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए और हमारे साथ, इसलिए मैंने वीडियो पेन यानी टैबलेट पे लिया है और टैबलेट को पेन टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको बोर्ड में देखने में दिक्कत ना हो। अब हम क्वेश्चन दूसरा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जूम करके दिखा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल। भैया ये बताओ कि अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l 2 हो सकता है, यानी कि पॉसिबल है पहला। n की वैल्यू भाई साहब अगर 3 होगी तो कभी भी l 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते, मैं यहीं पर सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। l इज इक्वल टू होता है 0 to n-1। सभी जानते होंगे, सभी साथी पढ़ाते हैं, टीचर हैं, सभी जानते होंगे 0 to n-1 अगर लेंगे तो अगर n की वैल्यू 3 है तो 0 to 3-1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि आंसर 0, 1, 2 ही आएगा। कभी भी अगर n की वैल्यू 0 यानी 3 रख दी तो 0, 1, 2 यानी ये ऑप्शन आ सकता है। अगर n की वैल्यू आपकी 3 है तो l की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब ये ऑप्शन यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है, ये भी पॉइंट सही है। लेकिन अब आप जानते हैं कि l की वैल्यू, भाई l की वैल्यू के लिए फार्मूला आपको पता है कि भाई m की वैल्यू के लिए फार्मूला आपको पता है कि m इज इक्वल टू होता है -L2 + L। ये आप खूब जानते हैं। तो साथियों ये बताओ कि अगर l की वैल्यू 0 है तो m 0 आ जाएगा, l की वैल्यू 1 है तो -1 0 + 1। लेकिन l की वैल्यू अगर 2 है तो अब यहाँ 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब हो कि l 3 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है यही वैल्यू। तो आंसर इसका C होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मज़ा आने वाला है, आपको मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मैंने खुद बिल्कुल सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, जिसमें
ऑफ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा, तो ऑफ प्रिंसिपल किस में वायलेट हो सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि ऑफ प्रिंसिपल जो वायलेट होगा वो भाई देखो ये बताओ कि पहले तो 1s ऑर्बिटल भरी जाएगी, फिर वहीं 2s और 2p, ये लगभग 2s और 2p ही रही होंगी जहाँ तक मुझे अनुमान है, ये 2s रहा होगा और ये आपकी 2p रही होगी। तो पहले ये भरी जाएगी फिर ये भर सकते हैं, लेकिन ऑफ वाव का मतलब पहले लो एनर्जी लेवल भरे फिर हाई एनर्जी लेवल भरे। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई अगर आप कहोगे नहीं साहब यहाँ पर तो 2 भर दिए, तो ये ऑफ वाव प्रिंसिपल नहीं, ये हुन्स रूल नहीं फॉलो किया। पहले वाले ने ऑफ वाव तो फॉलो किया है लेकिन हुन्स नहीं किया। बी ऑप्शन में पहले से एक ही भर दिया फिर बाद में आगे पूरे कर दो, इसका मतलब है बी ऑप्शन ही इसका सही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ वाव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पहले 2s ही पूरी भरनी चाहिए तभी 2p में जाएंगे। इन्होंने 2s में एक डाल दिया बाकी आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन स्फेरिकल सबसेल, ये स्फेरिकल लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, स्फेरिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन स्फेरिकल सबसेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसमें नॉन स्फेरिकल होगा। तो भाई साहब ये बताओ कि अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम का देखें तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 यानी स्फेरिकल हो गया है ना, मैं यहाँ स्फेरिकल SPH लिख देता हूँ। अगर बोरॉन को देखें तो यहाँ 1s2 2s2 और 2p1 नॉन स्फेरिकल हो गया क्योंकि p में गया, नॉन स्फेरिकल मान लीजिए इसे, नॉन स्फेरिकल मानिए। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पन्ने पे मुझे जाना पड़ेगा, यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हमें करना क्या है वो हम देखते हैं, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब ये देखिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। अब भाई बहुत सिंपल सी यार बात है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना भाइयों साथियों, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, वैल्यू ऑफ एल के बराबर होता है, और एल की वैल्यू एस के लिए 0 ही होती है, इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम यही आएगा। साथियों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बीच में बता देता हूँ कि मैंने चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ये सब मैंने एक अपनी वीडियो में बना रखी है। इसका मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मूला डिटेल सब ओपन हो जाएगी, आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं साथियों कि क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ द नोडल प्लेन्स इन ए px ऑर्बिटल। अरे भैया px ऑर्बिटल है ना, px ऑर्बिटल, तो अगर हम p ऑर्बिटल जानते हैं तो ऐसे ही तो बनती है, और इसका ये एरिया नोडल प्लेन कहलाता है, ये बीच वाला एरिया ये नोडल प्लेन, तो ये इसका मतलब एक ही नोडल प्लेन होगा, और नोडल प्लेन वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। तो px में केवल एक ही नोडल प्लेन होगा, इसका मतलब ए आंसर इसका सही। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिन क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत हो सकती हैं। तो आप जरा मेरी वीडियो को अगर फॉलो करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं आपका साथ इसी तरीके से देता रहूँगा। अगर आपने मेरे साथ मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं समझूंगा कि मेरी सफलता आपके हाथों में है, और आपका सिलेक्शन भी हो, ये ही मेरी कामना रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एफ इज पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन यार बड़ा अजीब है, हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एफ इज पॉसिबल। फ्लोरीन का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, फ्लोरीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अब होता क्या है फिर ये भी जान लीजिए। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जानना चाह रहा है, क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ एफ आर पॉसिबल में जो वेरिएशन है वो ये कह रहा है कि जो पी में इलेक्ट्रॉन, भाई एफ ऑर्बिटल है, ये सॉरी एफ है, तो एफ का मतलब हुआ कि अगर हम कन्फिगरेशन लिखें एफ का, तो आप जानते हैं कि एफ के कन्फिगरेशन में होता है 1s2 2s2 2p5 होता है, ठीक है ना। अब ये 2p5 का मतलब हुआ कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अरेंजमेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ढूंढनी है आपको। तो वो मैं आपको बताता हूं कि वो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने कितनी आएंगी, बना करके दिखा देता हूं आपको। आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न लग रहा हो कि यार ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी भाइयों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली पॉसिबिलिटी आप जानिए क्या है। पहले तो आपको ये पता लग चुका होगा कि कन्फिगरेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये करता हूँ इस तरीके से, सॉरी मैं यहाँ पर
ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ये 1s ऑर्बिटल ले ली, उसके बाद 1s2 हो गई, 2s2 हो गई और ये आपकी 2p हो गई। तो भाइयों एक चीज़ आपको बता दूं कि जो 1s2 है 2s2 है इनमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता, जो चेंज होगा वो p में हो सकता है। तो p की मैं ऑर्बिटल बनाता हूं और p की ऑर्बिटल में आपको चेंज दिखाता हूं, वो देखिए आप। तो 1s2 2s2 में तो होना नहीं, तो अब पहली ऑर्बिटल मैंने p बनाई। p में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? p में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों कैसे भरते हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी पहला तो यही बन सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन आपने देखा ऐसे ही बनाते हैं कुछ लोग। अगर दूसरा ऑप्शन मैं ढूंढूं इसका, तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप किया जाए 1 2 3 और यहां पर आपका 4 5, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसी के सामने की पॉसिबिलिटी में बता दूं, एक पॉसिबिलिटी आपके सामने ये भी हो सकती है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, ऐसे भरे जाएं इलेक्ट्रॉन, और ये उल्टा भर दिया जाए, ऐसे भी भर दिया जाए, उल्टा इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए। तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है। अब इसका भी उल्टा हो सकता है, यानी कि अब पॉसिबिलिटी आपके सामने 4, सामने एकदम 4 पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई। 1 2 नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ये हो गया। तो आपके सामने 4 पॉसिबिलिटी तो क्लियर हो गई। अब एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है वो भी आप देख लीजिए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई अगर आप कहो कि सर ऐसा है कि इसको पहले ले आएँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉसिबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 5 इलेक्ट्रॉन भरने ना आपको, यानी 5 इलेक्ट्रॉन में एक मैं इधर भर देता हूँ, पहले वाले में यानी px वाले में भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देता हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देता हूँ, यानी यहाँ भरता हूँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये दूसरा इलेक्ट्रॉन में भरने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 यहाँ भर दिया, 3, अब 5 भरने ना आपको। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दे तो ये पॉसिबिलिटी ऐसे संभावनाएं हो सकती है ना। और जो छठी संभावना है वो 6th वाली संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो ये हो सकती है कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा बना दिया जाए, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया जाए। तो ये 6 ऑप्शन है मैंने आपको दिखाए इस वीडियो में, यानी कि इसका आंसर भी यही दिख रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लोरीन इज पॉसिबल, यानी फ्लोरीन के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ये 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इसको एक तो समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही, सभी साथियों को दिक्कत आ रही समझने में कि नहीं अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ इसको समझा करके बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़े ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जरा आप ध्यान से देखें। रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s and 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। अब रेडियल नोड आप जानते हैं, रेडियल नोड का फार्मूला भी आपको पता होगा। पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं ना, इसे मिटा लेते हैं, ध्यान से ऐसे करके मिटा लीजिए इसे। और मिटाने के बाद बिल्कुल आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ, इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए इतने अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूँ। जो क्वेश्चन आप नॉर्मली बुक में आप नहीं देख पाएंगे वो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ ढूंढ करके। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s and 2p ऑर्बिटल। 3s और 2p में रेडियल नोड निकाल लेते हैं जरा, यानी 3s क्या होता है, ये 3s हो गया हमारे सामने 3s, और ये आपका हो गया 2p। तो भैया फार्मूला आपको पता है? नहीं पता है? रेडियल नोड का फार्मूला होता है n - l - 1 होता है। अब ये बताइए 3 के लिए यहाँ हम लोग 3 रख देते हैं, l के लिए s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, -1, यानी पहले वाले ऑप्शन में 2 आ जाएंगे। और अगर 2p के लिए निकाले तो 2 - 1 मतलब हो गया 0। तो आंसर साफ दिख रहा है दोस्तों कि आंसर होगा इसका B, और यहीं 2 और 0 दिख रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको लगाइएगा।
अब ये क्वेश्चन भी आपको बहुत दमदार क्वेश्चन है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दैट विल इमिट मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? तो आप जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियस के पास जो शेल होगी वो या तो एन की वैल्यू 1 हो या एन की वैल्यू 2 हो, है नहीं। 1 2 में से, अब 1 2 में ऑप्शन केवल ए ही दिख रहा है, यानी कि अगर 3 से 4 में इलेक्ट्रॉन 3 से सेकंड में जाता है तो न्यूक्लियस के पास होगा और वहीं मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस का ज्यादा रहता है। तो ए ऑप्शन होगा इसका सही। मैंने आंसर भी सामने लगा रखे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, इसकी भी ट्रिक मैंने बताई है साथियों। इसका मैं आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले के थ्रू आपको बता देता हूं कि माइक्रोवेव यानी रेडियो वेव लास्ट में होती है, उससे पहले माइक्रोवेव होती हैं। तो माइक्रोवेव, मैंने अपना रेडियो माइक्रोवेव ओवन में रख दिया। इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस बनाया था जो धीरे धीरे रेड होने लगा और बैंगनी रंग के बैंगन में बदल गया, उसमें लगे शीशे से विजिबल हो रहा था। ये सब मैंने बनाया हुआ है, तो इसका लिंक शेयर मैं करूंगा आपको, दोनों लिंक पे क्लिक करिएगा। 2 फार्मूले मैंने बताए हैं, है ना। तो इसका आंसर आपके सामने भी होगा, तो इस आंसर को भी आप टिक कर लीजिएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद हम क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे चले जाते हैं। तो पेज नंबर 3 दोस्तों कहाँ पर है, मैं देख लेता हूँ। पेज नंबर 3, ये है पेज नंबर 3 हमारा। तो ये पेज नंबर 3 जो है वो हम इसे देखते हैं, इसे एक एक करके समझेंगे। पेज नंबर 3 को ले आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एटम हैव n+l की वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। n+l यानी कि n+l की वैल्यू 4 किसके लिए होगी, ये मैं आपको बताऊं। तो ये मैं आपको पहले बताता हूं कि n+l की वैल्यू 4 कैसे होगी, वो जरा ध्यान से आप देखें ध्यान से आप। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, समझदार है ना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10, ये होता है। 3d10 नीचे लिख दूं, चलिए 3d10 में नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा बैक कर लूँ मैं, थोड़ा इधर से लिख देता हूँ। 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s1 और 3d10, ये। तो अब आप जानिए कि n+l का मतलब हुआ कि n की वैल्यू तो ये आगे जो लिखी होती है, तो ये देखिए कि भाई 1s में तो पॉसिबिलिटी नहीं, 1 + 0 हो जाएगी तो 1 ही रह जाएगी। तो यानी 3s तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर है n+l के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप ये देखिए 3p को अगर देखें तो 3p में आएगा 3p में आएगा, यहाँ वाले में निकालता हूँ 3 + 1, आंसर आया 4, है ना, समझ में आई बात, आंसर 4 आया। अब 4s वाले में देखिए 4 + 0, मतलब यहाँ भी आंसर 4, ठीक, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होगा। 3d में तो आएगा नहीं क्योंकि 3 + 2 हो जाएगा 5, तो ये तो हो नजर रहा, इसे काट दीजिए। तो अब इसका मतलब 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी बी आंसर इसका सही होना चाहिए साथियों। तो बी आंसर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में ये है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप, अभी मैं जरा इसकी थिकनेस डाउन कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा पेन मोटा चल रहा है तो इसलिए मैं इसकी थिकनेस डाउन कर देता हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बहुत अच्छा, अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच एल की वैल्यू 3 है। भाई साहब एल की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू 3 होती किसके लिए पता है आपको? पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच एल इज इक्वल टू 3। तो मैं आपको फार्मूले से इंडिकेट कर रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं इंडिकेट करूंगा, फार्मूला बता देता हूं आपको कि एल की वैल्यू जो होती है वो SPDF 0 1 2 3, मतलब F की वैल्यू 3, F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं भाई साहब? F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके 14, तो आंसर इसका ए होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा जरूर। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटा था, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल मजा लीजिए आप। यहाँ पर द रेडियस सिलेक्शन करवाइए अपना। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज x, यानी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस x है,
है ना। और द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, यानी थर्ड ऑर्बिट के लिए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या होगी, इसको जरा आप ध्यान देंगे तो अच्छा लगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, देखते हैं। आपके लिए भी थोड़े क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, एक दो क्वेश्चन, चलिए इस बार अगली बार छोड़ूंगा, इस बार मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं। तो अब आप लोग जरा इसको देखें, क्वेश्चन को पहले दोबारा देख लें ध्यान से। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट एक्स है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस एक्स। तो आप जानते हैं कि रेडियस की जो वैल्यू होती है वो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, ये बात जान लीजिएगा। तो यानी अब मैं आपको बता दूं 2, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। तो अगर r की वैल्यू एन स्क्वायर के बराबर है तो ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ r1 मान लो, ये n1 मान लो, ठीक है ना। अगर यही बात हो जाए आपकी थर्ड में तो यहाँ r3 मान लो और इसे वो आप n3 लैम्डा मान लो, ये 2 पाई हो गया। तो इसका मतलब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर कितनी लेते हैं, 3 लेते हैं, है ना। n की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा थर्ड ऑर्बिट के लिए वो 6x आसानी से आ जाएगा। सिंपली मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक तरीका और डायरेक्ट अगर फार्मूला आप लगाना चाहें, सॉल्व ना करना चाहें तो भी मैं आपको समझा देता हूं कि आप इसे r1 अपॉन r3 इज इक्वल टू आप ले लीजिएगा यहाँ पर n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। यानी कि अब अगर इसकी वैल्यू आप रखेंगे क्या है, कितना लिया जा रहा है, ये मैं क्वेश्चन में दिखा दूं आपको क्या, थर्ड ऑर्बिट के लिए, यानी कि थर्ड का मतलब हुआ 9 हो जाएगा, ये है ना, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ r1 अपॉन r3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 हो गया। और 1 अपॉन 9 जब हुआ तो अभी आपने ध्यान दिया था कि यहाँ पर हम लोगों ने रखा था 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा और नीचे भी 2 पाई आर रखा था, है ना। तो इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो जो निकल के वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 6 पाई एक्स निकल के आएगी, यानी बी आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको बता दे, हिंट भी दे दिया, इसको सॉल्व करिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन लिंक करते हुए मिल जाएंगे। आपको 9x आएगा, है ना, तो 9x यहाँ पर भाई 9 आ गया, तो 9 का मतलब ये भी हो गया। 9 को भी मैं समझा देता हूँ दोबारा, पूरा 9 के आगे भी बता देता हूँ कि 9 कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो 9 को भी आप सॉल्व कर लीजिए भाई। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। 9 को भी आपको 9 याद रखिएगा कि 9 आया हुआ है, फार्मूले के अकॉर्डिंग 9 आया हुआ। तो अब आप इसे भी ज़रा देख लें, मिटा देता हूँ पहले, पूरा मिटा लेता हूँ, इसके बाद हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, यानी हमने लिखा था 2 पाई r3 इज इक्वल टू n3 लैम्डा, यही फार्मूला होता है ना। n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ लैम्डा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई, है ना, 2 पाई r3 अपॉन 3 हो गया, सही है। अब r की वैल्यू हमने क्या निकाली, r3 की वैल्यू क्या निकाली, 9x निकाल ली। तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पर 9x रख देते हैं, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई, यहाँ 9x, यहाँ हो गया 9x, यहाँ डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और ये 3 जा 9, यानी कि 2 पाई x इंटू 3 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 6 पाई x। अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा, यानी हो सकता है आपको उस समय आधी बात लग रही है, तो इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, यानी p ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 0 है। तो भाई साहब n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि चाहे कोई भी हो, एक ही ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, जैसे इसके लिए ही पूछ रहा है, एक के लिए ये, तो ये ध्यान रखें, यानी यहाँ पर m के लिए केवल किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, चाहे वो p हो चाहे d हो। चाहे ये क्वेश्चन ट्रिकी है, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट तो दोस्तों निकाल ही लेंगे आप। इसको मुझे बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आंसर नहीं लिखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ
अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में आने चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैंगनीज में आएंगे तो आंसर भी मैंगनीज आएगा। ये मेरा विचार है। अब आपका क्या विचार होगा ये जरूर मुझे बताइएगा। कैसे लगे मेरे क्वेश्चंस, कैसे लगी वीडियो, कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन, ये चैनल पर जाकर के जरूर बताइएगा। और ये चैनल जो है दोस्तों के लिए शेयर जरूर कर दिएगा। अगर पीजीटी क्वालिफाई करना है तो मैंने आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कशन किए हैं। इसी तरीके से मैं लगातार आपके सामने डिस्कशन करता रहूँगा। अब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल दोनों के क्वेश्चन एक साथ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।